September 25 के रिजल्ट के बाद आई हैव ओनली वन थिंग टू से फॉर द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, दैट इट इज द साइलेंट अटेम्प्ट किलर फॉर बोथ सीए फाइनल एंड सीए इंटर स्टूडेंट्स। सीए फाइनल का ग्रुप 1 एंड सीए इंटर का ग्रुप 2 डेडली सब्जेक्ट बन गया ऑडिट, बिकॉज हर सब्जेक्ट में, बचे हुए सब्जेक्ट्स में उस ग्रुप के हम 40 50 60 क्रॉस कर रहे हैं, पर ऑडिट में 40 छोड़ो 30 भी प्रॉपरली क्रॉस नहीं हो रहा स्टूडेंट्स का। तो क्या ऐसी प्रॉब्लम आ रही है? क्या हम ही वीक है, या हम लोग सही तरीके से पढ़ नहीं रहे, या फिर हम सही तरीके से एग्जाम में लिख के नहीं आ रहे? दिस वीडियो इज टू ट्राई टू सेव योर नेक्स्ट अटेम्प्ट बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, बिकॉज हियर आई एम विथ ऑल द लर्निंग्स ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम May 24, न्यू सिलेबस के May 24 से September 25। फॉर September 25 अटेम्प्ट अलोन मैंने पिछले 5-6 दिनों में 50 प्लस कॉपीज देख ली हैं ऑडिट स्पेसिफिक सब्जेक्ट की, जहाँ पे स्टूडेंट्स ने बताया कि सर हमको लग रहा है इस क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी, हमें ज़्यादा नंबर मिलने चाहिए थे, हमें इनफ नंबर मिले नहीं है। या फिर स्टूडेंट्स ने सिर्फ रैंडमली मुझे इतनी सारी ऑडिट की कॉपीज भेज रखी है जहाँ पे स्टूडेंट्स ने बोला सर हमें नहीं समझ आ रहा है इस सब्जेक्ट को कैसे डील करें, प्लीज हमारी कॉपी देखकर हमें गाइड करो। वन थिंग आई हैव टू से टू एवरीबडी, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। प्रॉब्लम इज इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू नो, it is not important to know, it is important to show that you know. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तैयारी एक तरफ, शो करना कि हमने प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया है उस तैयारी को, हमारे थॉट्स को, हमारे कंसेप्ट्स को एग्जैक्ट पॉइंट्स के अंदर, दैट विल फेच यू मार्क्स। एंड इस वीडियो को थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, क्योंकि बहुत क्वालिटेटिव बात होने वाली है, प्लीज एंड तक बने रहिएगा। सेकंड, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं कोई मीडियोकर, कोई जनरल बात नहीं करने वाला, मैं बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट्स बोलने वाला हूं जो आपके अटेम्प्ट को डेफिनेटली जनवरी 26 के बेटर करेगा। इट्स गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन माई चैनल टिल डेट। नेक्स्ट आई वांट टू से इज प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, नो प्रमोशंस। ना मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे कोई एड्स करता हूँ, कोई प्रमोशंस करता हूँ, कोई बैचेस प्रमोट करता हूँ, कोई टेस्ट सीरीज प्रमोट करता हूँ। प्योर डिस्कशन होता है सीए फाइनल और सीए इंटर लेवल का, स्टूडेंट्स की क्वेरीज एड्रेस की जाती हैं, हम पास्ट पेपर्स के एनालिसिस देखते हैं, हम एबीसी कैटेगरी से बात करते हैं, हम रोजाना क्या कैसे बेटर करना है, जितने भी चैलेंजेस हैं प्योर डिस्कशन करते हैं बिना कोई एड्स के। तो आप वहां जुड़ सकते हैं फॉर अ डिस्ट्रैक्शन फ्री डिस्कशन। एंड मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ जो कि कल से शुरू होने वाली है, जहां पर क्योंकि मेरे पास इतनी सारी सर्टिफाइड कॉपीज आ गई हैं, तो हर कॉपी के कुछ ना कुछ सब्जेक्ट को देखकर मुझे कुछ ना कुछ टॉपिक में कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि आपको बेनिफिट हो सकता है, आपके लिए एक लर्निंग हो सकती है। छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो मैं आपके साथ सर्टिफाइड कॉपी का भी स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, सजेस्टेड आंसर का भी स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, और साथ में हमारी क्या लर्निंग है वो भी डालता रहूंगा। तो प्लीज आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कुछ पर्सनल दिक्कत है तो आप मुझे टेलीग्राम पर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं सारी चीजों के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। इस वीडियो के एंड तक देखने वालों को एक फायदा होगा, एक एंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशल बोनस टिप देने वाला हूँ। तो जो भी एंड तक रहेंगे उनको फायदा होगा। इररिस्पेक्टिव, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर एवरीबॉडी। चलो, ज्ञान की बात बहुत सारी हो गई, अब मुद्दे की बात करते हैं। आई विल गो पॉइंट बाय पॉइंट, और हर पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या डिस्क्रिपेंसी थी, क्या हमें बेटर करना है प्रिपरेशन में, प्रेजेंटेशन में, और कहाँ बच्चों के नंबर कट रहे हैं। बेयर विथ मी टिल द एंड। नंबर 1 इज हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग का सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? हैंड राइटिंग कोई मार्क्स नहीं है, पर इंपॉर्टेंट है कि हैंडराइटिंग रीडेबल तो हो। आप ये वाले कीड़े मकोड़े लिख के आ गए एग्जाम में और बोल रहे हो नहीं एग्जामिनर समझे, उसकी प्रॉब्लम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो समझ के आपको जवाब दे, ये थोड़ी पॉसिबल है। प्रोफेशनल एग्जाम लिख रहे हो आप, बेसिक कर्टसी तो आपसे होगी ना कि हैंडराइटिंग खराब हो चलेगा, उसके नंबर हम नहीं काट रहे, बट रीडेबल तो हो। और अब बच्चे बोलेंगे सर हमारी हैंडराइटिंग ही खराब है, हम क्या करें? देखो, इसका सिर्फ एक रामबाण इलाज बताता हूँ मैं आपको। हैंडराइटिंग खराब हो तो थोड़ी बहुत रिटर्न प्रैक्टिस करो, पहली बात। दूसरी बात, फिर भी खराब है तो अपन को क्या, सिंपल थोड़ा थोड़ा स्पेस दे के लिखना है। हम लोग एक वर्ड यहाँ लिखते हैं तो दूसरा वर्ड यहाँ लिखना है, और तीसरा वर्ड यहाँ लिखना है, उसके बाद एक लाइन छोड़ देनी है, फिर एक वर्ड लिखना है, फिर एक वर्ड लिखना है, फिर एक वर्ड लिखना है। एक ही तरीका है कि आप हैंडराइटिंग को अपना बेटर कर सकें, वो है स्पेसिंग देकर, क्योंकि हैंडराइटिंग खुद से तो अच्छी होने नहीं वाली, बैठ के हम लोग अभी कर्सिव तो लिखने नहीं वाले। सो हैंडराइटिंग रीडेबल हो, उसके कोई मार्क्स नहीं होते। एक चीज का बहुत स्पेशली ध्यान रखना, ये जो ओवर राइटिंग करते हैं ना हम लोग, लिखे हुए पर काट काट के उधर ही ऊपर लिखते हैं नॉट, या फिर हम इंसर्ट कर देते हैं बीच में कि नो दिस इज एप्लीकेबल, फिर बीच में घुसाड़ के नॉट कर देते हैं, ऊपर लिख देते हैं दिस इज नॉट एप्लीकेबल। ये सब वाले काम नहीं करने हैं हमको। उस पूरे सेंटेंस को एक लाइन से कट करो, और नेक्स्ट लाइन में आप अपना, चल जो आपका पॉइंट है वो, ओवर राइटिंग नहीं करनी, इंसर्ट करके बीच में नहीं डालनी, इंपॉर्टेंट चीजें। जैसे आंसर में नॉट डालना या ना डालने से पूरा आंसर का मतलब बदल जाएगा, ऐसी इंसर्टिंग वाली चीजें नहीं करनी, ओवर राइटिंग हमें नहीं करनी, हैंड राइटिंग रीडेबल बनानी है। मार्क्स हैंडराइटिंग के अच्छे होने की नहीं है कोई भी। सेकंड बात, प्रेजेंटेशन आपकी कैसी होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन पे बार बार बोल बोल के मैं थक चुका हूँ, और अभी भी बच्चे ये वाली गलती करते हैं, तो इट्स जस्ट सैड कि आपको सही गाइडेंस ही नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि पैरा वाइज तो हमें लिखना ही नहीं है कोई आंसर, बेरली और मुश्किल से किसी आंसर को हमें पैरा में लिखना होता है, वो भी कम से कम हम लोग 3-4 लाइन भर के वापस एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट पैरा में लिखते हैं। तो हम लोग
वो सारे ही आंसर जो भी आपके होते हैं ऑडिट के अंदर, उसे बुलेट पॉइंट्स में ही लिखना है। 1 2 3 4 भी नहीं लिखना, हमें बुलेट पॉइंट्स लिख के लिखना है। डैश करके लिख दो या एक सर्कल बना के लिख दो, बट बुलेट पॉइंट्स करके लिखना है, प्रॉपर स्पेसिंग दे के लिखना है। ये नहीं कि बुलेट पॉइंट्स में लिखा तो हमने पता नहीं कौन से पेज बचाने के चक्कर में हम लोग एक बुलेट पॉइंट वो खत्म होती है, नेक्स्ट लेने फिर से दूसरा बुलेट पॉइंट। इनफ स्पेसिंग देके बुलेट पॉइंट्स में आंसर लिखना होता है, पैरास जितना हो सके अवॉइड करना होता है। हाउएवर कुछ आंसर जो फिर भी पैराग्राफ्स में लिखने हैं आपको, उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको 4 लाइनें लिखी उस पैराग्राफ की, फिर आप लाइन छोड़ दो, नेक्स्ट पैराग्राफ में फिर से दूसरी 4 लाइन लिखो। इससे क्या नीट प्रेजेंटेशन होगी और एग्जामिनर को दिखेगा भाई इसमें अगर कवर हो गया पॉइंट तो इसके नंबर दे दूं, इसमें कवर हो गया तो इसके नंबर दे दूं। वरना कई बार क्या किस्मत की जो हम बात बोलते हैं कि हम बहुत इजीली ब्लेम कर देंगे आईसीआई को, खुद को देखेंगे नहीं। वहां पर क्या होता है ना, हम एक्सपेक्ट करते हैं आईसीआई वो हमारा देख ले, किस्मत से कभी कभी तो छुपे हुए आंसर को आईसीआई देख लेता है, जब हम 10 लाइन का पैराग्राफ लिखा हुआ है कई बार वो नहीं देख पाता, फिर हम लोग बोलते हैं आईसीआई के एग्जामिनर की गलती है। यहाँ पर आप को बेटर कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, लेंथ ऑफ द आंसर। अब आपको एक बड़ा खुलासा करने वाला हूँ मैं इसमें। कोई भी बच्चा जो ये बात बोलता है कि जो ऑडिट का पेपर होता है वो लेंथी होता है, वो टूट जाता है, मैं आपको बता देता हूँ वो गलती आपकी है। ऑडिट इज द ओनली सब्जेक्ट जिसका पेपर लेंथी हो ही नहीं सकता। ऑफ कोर्स केस स्टडीज लंबी होंगी पढ़ने में, क्यों? क्योंकि रेलेवेंट आंसर्स या जो ऐसा आंसर जिसके लिए आपको मार्क्स मिल जाए, उस आंसर की लेंथ तो मैक्सिमम 1.5 पेज की होगी ना, तो भी आपका काम हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ अगर 5 मार्क का भी क्वेश्चन है, 4 मार्क का क्वेश्चन है और आपका एक पेज में आंसर हो गया, इतना पैनिक क्यों करते हो कि मतलब नहीं नहीं ये मतलब 5 नंबर मिलने वाले हैं इस क्वेश्चन के कि हम तो 2 3 पेज तो भर दें, कोई मतलब ही नहीं है। प्योरली मैक्सिमम मैक्सिमम 1.5 और 2 पेज का आपका एक आंसर होना चाहिए। अगर आपका 4 मार्क का आंसर है, एक पेज से 1.5 पेज, 5 नंबर 5 मार्क का आंसर है तो 1.5 से 2 पेज, ये तो मैंने अपर लिमिट बोली है, इससे कम में हो जाए तो काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वालिटी इज मोर देन क्वांटिटी। लेंथ से कुछ फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम में कोई खुश नहीं होता कि सर बच्चा मेहनती है हाँ, इतना 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 लंबा लंबा लिखा है, कुछ तो नंबर दे दूं मैं इसको। ऐसा प्रोविजन ही नहीं है, प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, प्लीज अपने 11th 12th के माइंडसेट, बीकॉम के माइंडसेट को हटाओ, फेंक दो दूर। आप प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, टू द पॉइंट लिखोगे, करेक्ट आंसर लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, वरना हंसते खेलते नंबर कट होंगे। एग्जाम लिटरली आपके बड़े आंसर में ना सही आंसर खोजता है, ढूंढता है, उसका काम ही है कि आपको सही लाइन ढूंढ लूं मैं उसमें से। आपने जो गणित लिखी उससे मतलब ही नहीं, क्रॉस क्रॉस अच्छा यहाँ पे मैच हो गया, टिक, ऐसे होती है चेकिंग। इसके अलावा एक पॉइंट का और ध्यान रखना, आप सोचते हो अगर एक्स्ट्रा लिखने के मार्क्स कट जाएंगे तो सही होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, मन आए जितना लिखना। ऑफ कोर्स टाइम को मद्देनजर रखते हुए एक बार पूरा पेपर करके एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखना, फिर एक्स्ट्रा लिखने के नंबर कटते नहीं है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। नेक्स्ट आई वांट टू कम टू दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीवर्ड 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 कीवर्ड। ऑडिट आते ही कीवर्ड कीवर्ड कीवर्ड, जिस फैकल्टी को देखो कीवर्ड कीवर्ड कीवर्ड, जी हाँ कीवर्ड के ही नंबर मिल रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कीवर्ड में क्या क्या क्लासिक चीजें होती हैं। बच्चे को क्या हिंदी में कंसेप्ट समझ आ चुका है, आपने जब पढ़ा हुआ हिंदी वगैरह में, जैसा भी मन में हमारी जो भी नेटिव लैंग्वेज होती है उसमें कन्वर्ट करके कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो हम जब एग्जाम में जाते हैं तो हमें ना अपने कंसेप्ट को उतारने की कोशिश करते हैं, हमें कंसेप्ट लर्न करके थोड़ा रट्टाफिकेशन भी करना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली करना पड़ेगा, फॉर्चुनेटली करना पड़ेगा पता नहीं, बट रट्टाफिकेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा। बिकॉज वो भाव को जो अपने मन में है उसको नहीं उतारना, हमें उसे टेक्निकल भाषा में उतारना। कैसे? मैंने लिटरली कॉपी देखी है जहाँ पे बच्चे ने लिखा हुआ है पेमेंट नॉट रिसीव्ड, उसके नंबर कट गए। पेमेंट नॉट रिसीव्ड और ओवरड्यू लगभग मतलब सेम सा ही है, भाव समझ आ गया अपन को, स्टूडेंट का कंसेप्चुअली क्लियर है, पर नंबर कट गया। ओवरड्यू की शब्द है तो कीवर्ड ओवरड्यू के नंबर आपको मिलेंगे, पेमेंट नॉट रिसीव के नंबर नहीं मिलेंगे। एक बच्चे ने लिखा था दिस शुड बी कन्वेड, लिटरली कन्वेड शब्द लिख दिया था उसने कम्युनिकेटेड की जगह, उसके नंबर कट गए। कन्वेड टू टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट बहुत कॉमन पॉइंट है, डिस्कस विद टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट। कम्युनिकेट लिखना था आपको, कन्वेड लिख दिया बच्चे ने। कीवर्ड्स को अपन को अंडरलाइन और हाईलाइट करते हुए चलना है। आपकी पूरी चेकिंग का जो बेस होता है वो सिर्फ कीवर्ड्स होता है। कोई भी फैकल्टीज जो ये बोलते हैं बिल्कुल गलत नहीं बोलते हैं। इसको अपनी प्रिपरेशन में ढालो और जब रटो तो कीवर्ड बेस्ड रटो, समझो पूरा अच्छे से, बिकॉज डेप्थ में टेस्टिंग हो रही है, पर रटना है जो हमको कीवर्ड बेस्ड रटना है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में तो बच्चे क्या करते हैं ना, इंट्रोडक्टरी लाइन लिखते हैं सबसे पहले कि फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस आर, इन दिस केस दिस हैपेंड, सो द फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस आर। कुछ मतलब नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको इंट्रोडक्टरी लाइन लिख के एक पैसे का टाइम वेस्ट नहीं करना अपना, हमको सीधा पॉइंट्स पे आ जाना है। अब आपको सोचोगे इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है सर, हम थोड़ा एक्नॉलेज तो करें उस क्वेश्चन के पॉइंट्स को, कुछ मतलब ही नहीं है। जब एंड में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया आपको, उसके 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग है या उसके 4 पॉइंट्स हैं, आपको सीधे वो 4 पॉइंट लिखने हैं, आपके सीधे पॉइंट। आप मैंने बच्चों को देखा, बच्चे लिटरली पूरी फैक्ट ऑफ द केस लिखते हैं, इंट्रोडक्टरी लाइन लिखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पेज से लोग शुरू करते हैं। एग्जामिनर वो उस पर कुछ मारते नहीं, टिक 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 करते, नंबर ही नहीं है। जैसे ही आप पॉइंट पे आते हो, पॉइंट देख के टिक 1 मार्क, ऐसे होती है चेकिंग। इंट्रोडक्टरी लाइन की कोई वैल्यू नहीं है, उसे लिखना बंद करो, उसमें टाइम सेव करो। नेक्स्ट हम आते हैं कि
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये तो पता ही होगा कि हम लोग जब भी क्वेश्चन शुरू करते हैं तो हम पहले लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन ऊपर से पढ़ना शुरू करते हैं। नहीं पता हो तो ध्यान रखना। इसके अलावा ना बहुत ध्यान से ना अपनी लास्ट लाइन पढ़नी शुरू करो। आप विश्वास नहीं करोगे बच्चों ने कैसी-कैसी गलतियाँ करी हैं। क्वेश्चन में पूछा है गिल्टी और नॉट, तो आप ये नहीं लिख के आ सकते ही इज़ राइट और रॉन्ग, मतलब सेम है। गिल्टी और नॉट पूछा तो हमें लिखना है एंड में गिल्टी और नॉट। बहुत शानदार प्रॉब्लम और एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो पिछले अटेम्प्ट के बच्चों की हुई थी, ये एक शब्द आता है कई जगह, इज़ एक्स पर्सन्स कंटेंशन राइट? तो आपको लिखना है नो हिज कंटेंशन इज नॉट राइट। एंड में जाके हर चीज का आंसर गिल्टी और नॉट गिल्टी नहीं होता जस्ट बिकॉज हमारी प्रिपरेशन में और क्वेश्चन बैंक में हमने गिल्टी नॉट गिल्टी वाले क्वेश्चन कर रखे हैं। क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ के आपका कंक्लूजन लास्ट लाइन को जस्टिफाई करता होना चाहिए। मन से कोई इंग्लिश बना के या मन से प्री कंसीव नोशन वाले आंसर हमें नहीं चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमने कंक्लूजन में मार्क्स खोए इस पॉइंट पे, मैं बता रहा हूँ लिटरली। नेक्स्ट पॉइंट इज, जब भी कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो, जब भी कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो एसेस का हो, चाहे वो प्रोफेशनल एथिक्स का हो, चाहे वो अदर ऑडिट्स का हो, किसी भी चीज का हो, अपन को है ना कंक्लूजन देना ही है। और जो एक्सेप्शन पॉइंट है ना उसको हाईलाइट करना ही है। ये पॉइंट्स के कभी कभी एक और कुछ कुछ केस में दो दो मार्क्स भी मिले हैं। एक्सेप्शन में 2 मार्क्स होता है, कंक्लूजन का 1 मार्क्स हमेशा होता है। बच्चे मिस कर देते हैं क्योंकि सोचते हैं कि यार कंक्लूजन तो क्या ही लिखे, आपने 10 पॉइंट लिख दिए। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में कंक्लूजन के और एक्सेप्शन के मार्क्स होते हैं। एक बात ध्यान रखना, अगर आप इनकरेक्ट प्रोविजन लिखो, आप गणित पूरी क्वेश्चन में ब्ला 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 और एंड में लिखो दिस इज ही इज नॉट राइट, इतना कंक्लूजन दो और आप सोच रहे हो हमारा कंक्लूजन तो सही है, हमें उस कंक्लूजन के तो मार्क्स मिल जाए, ऐसा नहीं होता। प्रोफेशनल एग्जाम में बैठे हो, अगर आपके पॉइंट्स सही होंगे, मिलते जुलते होंगे, भी आपको कंक्लूजन के मार्क्स मिलेंगे। प्योरली सिर्फ कंक्लूजन सही और ऊपर का बेसिस गलत है तो आपको नंबर नहीं मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स। ओ माय गॉड, आप प्रिपरेशन में यूज करते हो इंटरनल कंट्रोल आईसी, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के लिए एसएएई, लोसा लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट। आप इनको एग्जाम में क्यों लिख के आ जाते हो? बहुत कॉमन देखा मैंने, बच्चों ने पीआरएल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख रखी है। तो इनको लिखना पड़ेगा ना, पीआरएल का मतलब क्या है आपका? प्रोफेशनल, रेगुलेटरी, लीगल। वैसे ये लिख के आ जाते हैं बच्चे। अरे, you won't imagine the number of copies I saw these short forms. You are not allowed to use these short forms. This is only during a preparation phase कि ये words बार बार यूज होते हैं। हम ईज करते हैं, समराइज करने के लिए हमारे यूज करते हैं। एग्जाम में जाके आपको शॉर्ट फॉर्म्स लिख के नहीं आना है, आपको फुल फॉर्म ही लिखना है। दूसरा, कुछ बच्चों ने प्रिपरेशन के टाइम पे फ्लो चार्ट से पढ़ा होगा, तो वो एग्जाम में फ्लो चार्ट निकाल के आ जाते हैं। अरे, फैकल्टी ने आपको ईज करने के लिए फ्लो चार्ट में पढ़ा है, पर आपको तो लंबा लंबा ही आंसर लिखना है ना। फ्लो चार्ट में थोड़ी आंसर लिख सकते हो आप। ये दोनों फॉर्म ऑफ आंसर्स आर नॉट एक्सेप्टेड। यू हैव टू राइट फुल फॉर्म्स। बी वेरी केयरफुल, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और क्योंकि हम लोग लिखते नहीं, हम लोग सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं। अगर आप एक मॉक टेस्ट लिखोगे ना, आपको खुद को समझ आ जाएगा कि आप लिख ही नहीं पा रहे हो। लोग, कुछ लोग तो ऐसे ही मैं शॉक्ड था कॉपी में देख के, भर भर के शॉर्ट फॉर्म भरे पड़े हैं। आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे लिखो, ऐसे 240 स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है शायद। हर जगह शॉर्ट फॉर्म। बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑल्टरनेटिव आंसर्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इसमें हमें बड़ी इंटरेस्टिंग लर्निंग्स निकली हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन हुआ और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसमें न्यूमेरिकल है, जो बहुत कम आते हैं ऑडिट के अंदर, स्टिल अगर आते हैं तो वहां पर ना आपके ऑल्टरनेट आंसर्स कंसिडर किए जाते हैं। थ्योरेटिकल आंसर्स में कहीं किए गए, कहीं नहीं किए गए। अब वो क्या केसेस है उनका भी कच्चा चट्टा मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ, उनको ध्यान रखना। राइट ऑल द रेलिवेंट पॉइंट्स। जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको 4 पॉइंट पूछे हैं, आपके दिमाग में 4 पॉइंट भी है, उसके पहले के 4 पॉइंट भी, उसके बाद के 4 पॉइंट भी है, तो आपका जितना मन करे आप सारे लिख कर आओ पॉइंट्स। आपको बता रहा हूँ एग्जामिनर क्या करेगा, आपका पहला पॉइंट सही है, उसके नंबर दे देगा। अगला पॉइंट गलत है, क्रॉस 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 क्रॉस। अब आपका 12th पॉइंट वो सही है, उसको भी टिक करके वो नंबर देगा। उसका काम है वो सारे पॉइंट्स पढ़ना। उसकी टेंशन मत लेना कि आपने पहले से लिखा है कि बाद में से लिखा है। जितना भी आता है ना सारा लिख दो, आगे पीछे का भी लिख दो जितना भी मन में आता है। ज्यादा लिखने के, गलत लिखने के नंबर नहीं कटेंगे, सही लिखने के नंबर मिल जरूर जाएंगे। सेकंड काम आपको करना है, आपको स्पेसिफिकली नहीं मेंशन करना तो ये मैंने आंसर लिख दिया, अब मैं इसका ऑल्टरनेट आंसर करूँ, फिर मैं फिर से दूसरा आंसर लिख रहा हूँ। इसमें क्या कई केस में कंसिडर कर दिया गया, कई केस में कंसिडर नहीं किया गया। एग्जामिनर ने लिखा है कि ऑलरेडी मैंने ऊपर वाला आंसर कंसिडर कर लिया, अभी ऑल्टरनेट आंसर करके दूसरा क्या लिख रहे हो आप? स्मार्टली है ना। आपको कई बार डाउट हो ना, एक पेज पे तो वो कर दो सोल्यूशन, और नेक्स्ट पेज पे उसका दूसरा सोल्यूशन कर दो। मैंने एक नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि डू इट साइमल्टेनियसली ऑन द नेक्स्ट पेज। ये नहीं कि मैंने फिक्स अपने एग्जाम की कॉपी में फिर 6 पेज पे तो मैंने लिखा हुआ है, फिर जब मेरी पूरी कॉपी हो गई, मैंने सारे क्वेश्चन कर दिए, मैंने बाद में जाके लिखा है वापस से टू ए ऑल्टरनेट आंसर कॉपी के एंड में। ये सब मत करना, एग्जामिनर बाद में काट देगा। वहीं उसी जगह पे अगर आप डाउटफुल हो तो स्पेस छोड़ देना, बाद में वापस आके लिख लेना, या फिर वहीं पे ऑल्टरनेट लिख देना, बिना ऑल्टरनेट आंसर लिखे। पहले एक सोल्यूशन दे दो, फिर दूसरा फिर से एक सोल्यूशन दो नेक्स्ट पेज पे। थोड़ा सा स्मार्टली करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा किस्मत का एलिमेंट है। अपन बहुत ज़्यादा कंफर्ट में नहीं रह सकते कि यार अपन ऑल्टरनेट आंसर पूरे ही अपना मतलब वो समझ लो ना एग्जाम निकालना। हाउएवर कंसिडर किया जाता है, तो ये बात ध्यान रखना। बहुत डाउटफुल हो तो अपन यूज़ कर सकते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स में कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट बन जाते हैं, ऑल्टरनेट आंसर लिख सकते हैं सोच के, वो क्या करते हैं
एक आंसर लिखता है जिसका कंक्लूजन निकलता है ही इज गिल्टी, दूसरा आंसर निकलता है उसका कंक्लूजन लिखते हैं ही इज नॉट गिल्टी। प्रोफेशनल एग्जाम लिख रहे हो, जो पे चेक कर रहा है कॉपीज, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, उनको आप जो भी समझते हो डैश वो मत समझो, वो बहुत समझदार होते हैं। और दिस इज बेसिक्स नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ स्टूडेंट हु इज गोइंग टू क्लियर दिस प्रोफेशनल एग्जाम। इतनी स्मार्टनेस नहीं लगानी। हाउएवर कौन सी स्मार्टनेस लगानी है? अभी आप डाउटफुल हो कि क्लॉज 6 है कि क्लॉज 7 है, तो आप दोनों क्लॉज नंबर लिख के आ जाओ, दोनों क्लॉज लिख के आ जाओ और अपने प्रोविजन एक्सप्लेन करो, तो उस केस में आपका कंसिडर किया जाएगा। यानी कंक्लूजन आपका सेम होना चाहिए। तो कंक्लूजन में आपको अल्टरनेट आंसर्स नहीं खेलने हैं। पर अगर आपको क्लॉजेस में लग रहा है तो मल्टीपल क्लॉजेस आप कोड करके आ जाओ। प्रोफेशनल एथिक्स में स्टूडेंट्स को नंबर मिले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मल्टीपल मल्टीपल क्लॉजेस कोड किए और सबको नंबर मिले। नेक्स्ट मैं जाता हूँ, अपना कोई कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है? और एंड में अगर आपका कोई परसेंटेज निकलता है, मतलब क्वेश्चन में आपको परसेंटेज पूछी गई है, एंड वाला जो भी पार्ट होगा, और वहाँ पे ना आपने सिर्फ नंबर लिख कर आ गया 12, कि भैया आंसर तो 12 ही है, आगे परसेंटेज तो कोई भी लगा ले, नहीं नंबर कट जाएंगे। 12 के आगे परसेंटेज लगाओ, बहुत बेसिक है प्रॉब्लम, बट ये एड्रेस करनी पड़ेगी, इसके लिए नंबर कटे हैं। एग्जामिनर ने बकायदा एक कॉपी में रिमार्क डाल रखा था, ये आपने इसके आगे लिखा नहीं है व्हाट इज दिस 12, बी प्रोफेशनल हियर। इसमें भी छोटी छोटी चीजों में अगर अपन शुरू के आईसीआई को ब्लेम करने लग जाएंगे ना कि आईसीआई गलत कर रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। तो दिस इज टू मच दैट वी आर आस्किंग फ्रॉम आईसीआई। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए हम जेन्युइनली रेज करेंगे क्वेश्चन इश्यूज, बट हर चीज पे हम अपनी गलती को हटाकर और सिर्फ आईसीआई को ब्लेम करने लगे, दैट्स नॉट राइट। लास्ट इज फैक्ट्स ऑफ द केस, कि भाई राम ने श्याम के साथ ये किया, फिर श्याम ने अपने दोस्त को बुला लिया, ब्ला 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 ब्ला, स्टोरी बड़ी बड़ी लाइनें, मार्क्स। Almost every single student has written so many facts of the case and they have got no marks. So facts of the case की कोई मार्क नहीं है, बट स्टिल राइट इट इन मिनिमल लाइन्स। कई बार क्या होता है, कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है तो हमें हमारे प्रोविजन को रिलेट करने के लिए लिखना पड़ता है, या कोई प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन है तो उसे रिलेट करने के लिए लिखना पड़ता है। यानी मिनिमल लाइन्स में अगर हम फैक्ट्स ऑफ द केस लिख सके तो लिखना है। हमें पूरा एनर्जी लगा के टाइम लगा के फैक्ट्स ऑफ द केस कॉपी के जो क्वेश्चन में दे रखा है उसे एज इट इज कॉपी नहीं करना है। अच्छा, किसी क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल ही नील बटे सन्नाटा है हम, उस केस में आप फैक्ट ऑफ द केस उठा लेना, बाकी कुछ तो कॉपी में भर लो, वो भी एकदम एंड में। गलती से किस्मत चले तो 4 में से 1 नंबर या 5 में से 1 नंबर मिल जाए, उम्मीद मत रखना, बट फिर भी वर्स्ट केस के अंदर। तो ये कुछ ऐसी पॉइंट्स थे जिनका आपको स्पेशली ध्यान रखना है। दीज वर द पॉइंट्स आई हैड रियलाइज्ड फ्रॉम पास्ट 5 अटेम्प्ट्स। इनका बहुत ध्यान रखना है आपको। बच्चे इसमें गलतियां करे जा रहे हैं, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट खाए जा रहे हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, बट अभी तक समझ ही नहीं आ रहा सही से प्रेजेंट कैसे करना है। इन चीज़ों पे ध्यान दो। अच्छा, ये चीज़ें जो मैंने बता दी, ये अब एग्जाम में वापस देकर आओगे तो ध्यान रखोगे? नहीं, फिर से एग्जाम में वही गलती करोगे। इसको एग्जीक्यूट करना कि मैं ये सब चीज़ें कर पा रहा हूँ, एग्जीक्यूट की नहीं, वो तो मॉक टेस्ट में करना पड़ेगा ना। आईसीआई के मॉक टेस्ट शुरू हो गए हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज एक पेपर नहीं तो दो दो पेपर मेरे, मैं तो रेकमेंड करता हूँ 2 मॉक टेस्ट पढ़ा कर, एक मॉक आईसीआई का उठा के देख के सेल्फ एनालाइज कर लेना कि क्या हो रहा है, सही तो हो रहा है, बहुत कुछ पता लग जाएगा। और जेन्युइनली अपनी कॉपीज उठाकर देखो और सजेशन आंसर के साथ रखो और देखो कि कहाँ नंबर चले गए। ऐसा नहीं होता कि सर हमें समझ नहीं आ रहा कहाँ नंबर चले गए। मैंने कॉपीज देखी है, 90% कॉपीज में स्टूडेंट को लग रहा है स्टूडेंट सही है, पर ऐसा नहीं होता है। आप, मैंने कॉपीज देखी और क्लियरली पता लग रहा है भाई गलत है, इनफ लिखा ही नहीं है। थोड़ा बहुत लिख के नहीं तो इसके थोड़े पार्शियल नंबरिंग तो मिल जाए, ऐसा नहीं होता है हमारे सिस्टम में। हम प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हैं, थोड़ा इधर स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। वी हैव टू राइट टू द पॉइंट, यानी डेप्थ में पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर करनी है तो। कुछ जगह डिस्क्रिपेंसीज थी, मैंने कॉपीज ऐसी देखी, 5% 10% केसेस, अनफॉर्चुनेट केसेस, वी विल रेज दोस केसेस इन अ वे, बट फिलहाल उनको रेज करके आपको कोई फायदा नहीं होगा। आई वांट टू ओनली फोकस ऑन योर नेक्स्ट अटेम्प्ट, और ऐसी चीजें आपको बताऊं जो आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट बचाए। लास्ट, अब जो यहाँ तक रुके, इतना बोरिंग भाषण सुनने के बाद मेरा बोनस टिप्स आपको देता हूँ। तो ये बोनस टिप्स आपके पास, सबसे पहले तो मैं आपको ये दे देता हूँ, ऐसे नंबर और जो नेम कोड करने में आप इतना टाइम लगा रहे हो, आरओ के क्लॉजेस नंबर याद करने में जो आप इतना टाइम लगा रहे हो, इसका कोई मार्क्स नहीं है। ऐसे के नेम और नंबर के कोई मार्क्स नहीं है, क्लॉजेस के नंबर के कोई मार्क्स नहीं है काम में। ये क्या बात सुन ली सर, आपने कहीं नहीं सुना होगा, मैंने कॉपीज देख के आपको बता रहा हूँ, डोंट वेस्ट योर टाइम। हाउएवर, अगर कोई आंसर है जिसके 5 पॉइंट्स हैं, उन पांचों पॉइंट्स में किन्हीं किन्हीं ऐसे इसका जिक्र होता है, तो वहां ऐसे कंसेप्ट, तो वहां आपको ऐसे का नंबर लिखना है। अगर आप कोई क्वेश्चन शुरू कर रहे हो और आपने देखा कि नो दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट एस ए 580 रिटन रिप्रेजेंटेशन, ब्ला 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 ब्ला, ये स्टोरी कोई मतलब नहीं, इसका कोई नंबर नहीं है। अगर आपको याद हो, कंफर्म हो तो लिखाओ, एक इंप्रेशन अच्छा होगा। अगर याद ना हो, डाउटफुल हो, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी गलती से भी मत लिख के आना। गलत लिखोगे नंबर पक्का चले जाएंगे, और अगर सही नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे नहीं। तो समझ रहे हो ना क्या करना है? थोड़ा स्मार्ट खेलने, सिर्फ कॉन्फिडेंट हो कोई लिखना है, वरना नहीं लिखना है। Karo clause number and essay number. Still recommended to write if you can create an impression, but avoid if you are doubtful.
नाउ वी गो टू प्रोफेशनल एथिक्स, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स। इंटर वालों पे भी आता हूँ, फाइनल वालों के लिए प्रोफेशनल एथिक्स के लिए एक बात सुन लो आप। चैप्टर नंबर और गाइडलाइन नंबर, इसके कोई मार्क्स नहीं है फिलहाल तो, जो कॉपी थी उनमें कोई मार्क्स मुझे नहीं दिखे। हाउएवर क्लॉज नंबर के मार्क्स है, क्लॉज नंबर और प्रोविजन साथ में लिखोगे तो नंबर मिलता है। तो यानी हम एक बार ब्रेकअप समझते हैं कि प्रोफेशनल एथिक्स क्वेश्चन जहां पर हम सोचते हैं मोस्ट स्कोरिंग एरिया ऑफ ऑडिट, उसके प्रॉपर ब्रेकअप क्या है। क्योंकि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी, 5 में से 3 नंबर और 4 में से 2 नंबर मिले हैं स्टूडेंट्स को, तो कहाँ गलती हो रही है, क्योंकि ये तो वर्ल्ड वाइड पता लग गया सबको कि प्रोफेशनल एथिक्स अटेम्प्ट करना है, उसको अच्छे से करना है, 20 में से 20 नंबर का आएगा। एक बार समझ लो कि उसका ब्रेकअप क्या है। क्लॉज नंबर और प्रोविजन लिखने के 1 से 2 मार्क्स मिलते हैं। अब 1 से 2 मार्क किस केस में, अगर 4 नंबर क्वेश्चन है तो 1 मार्क, और 5 नंबर क्वेश्चन है तो 2 मार्क, क्लॉज नंबर और प्रोविजन के। प्रोविजन में मेजोरिटी ऑफ द कीवर्ड्स आपके आ जाने चाहिए, या उतना आ जाना चाहिए जिससे क्वेश्चन जो बेसिस जो पॉइंट है वो आंसर हो जाए। पूरा वर्ड टू वर्ड जो 4-5 लाइनें दे रखी है बुक में वो नहीं लिखो तो भी चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं कि जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रोविजन जो होता है या एक्सेप्शन जो पॉइंट होता है, इसके होते हैं 2 मार्क्स, एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर लूजिंग मार्क्स हियर। मेन प्रोविजन एक्सेप्शन पॉइंट को आपको तमीज से और अच्छे से लिखना पड़ेगा। हम क्या करते हैं ना, इस पॉइंट के बाद सीधा इस पॉइंट पे शिफ्ट हो जाता है, फैक्ट्स ऑफ द केस, इसके 0 मार्क्स है, फैक्ट्स ऑफ द केस के 0 मार्क्स है। हाउएवर क्योंकि मेन प्रोविजन और जो एक्सेप्शन का पॉइंट है ये रिलेट कर रहा होगा आपके फैक्ट ऑफ द केस से, मिनिमल वर्ड्स में रिलेट करवाना है हमें प्रोविजन हमारे फैक्ट ऑफ द केस के साथ। फैक्ट ऑफ द केस पे सीधा स्विच नहीं करना है। इसके नंबर है, इसके 2 मार्क्स, 4 नंबर का क्वेश्चन हो तो भी 2 मार्क्स है, 5 नंबर क्वेश्चन हो तो भी 2 मार्क्स है। इस पर ध्यान देना है, यानी पढ़ाई करनी पड़ेगी डेप्थ में, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के काम नहीं चलेगा। एंड फाइनली आपका जो कंक्लूजन है उसका 1 मार्क है। अगर गिल्टी पूछा है तो गिल्टी का जवाब देना, कंटेंशन पूछा है, राइट और रॉन्ग पूछा है, कुछ और पूछा है, हर चीज में जाके गिल्टी नॉट गिल्टी मत छुपा है ना, कंक्लूजन का नंबर भी चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फॉर ऑल सी फाइनल एंड इंटर स्टूडेंट्स, केस स्टडी बेस्ड जो भी क्वेश्चन थे ना, सैडली उसकी एक रियलिटी पता लग गई। मैक्सिमम तीन तीन नंबर आए 4 में से, या 3 नंबर है 5 में से, तो मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मार्क्स तो नहीं मिलने वाले, रिमार्क्स कहीं मत करो। डायरेक्ट क्वेश्चन जो थे वो जो नॉन ऐसे चैप्टर से थे, उनमें बच्चों ने पूरा पूरा सिक्योर किया है नंबर, अगर उन्हें एग्जैक्ट की पॉइंट्स, एग्जैक्ट जो भी लाइंस थी उनको लिखा है, मतलब एटलीस्ट कीवर्ड्स तो लिखे ही ऑनलाइन के, तो वहां पूरे नंबर मिले। पर यहाँ पर 3 से 3 4 3, मतलब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि मतलब सर हमने पूरा सही लिखा, कहाँ नंबर काट दिए, क्योंकि वो सब्जेक्टिव पेपर है, थियरी पेपर है पूरा, थोड़ा स्कोप हम आईसीए के एग्जामिनर को दे देते हैं, हम 5 7 10 नंबर जाने देते हैं हमारे, हम प्रिपेयर अगर 50 का एम करना है तो 60 का नंबर लाएं, ताकि 10 नंबर किस्मत से एग्जामिनर के मूड पे, हम जो कहते रहते हैं आईसीए की अनफेयर चेकिंग पे चले जाए तो चले जाए, बट हमारी प्रिपरेशन एटलीस्ट 50 नंबर की तो एटलीस्ट हो ही जाए, ताकि 60 का एम करेंगे तो 50 तो हम लेकर आ ही जाए। केस स्टडी बेस की रियलिटी है, डायरेक्ट क्वेश्चन की रियलिटी है। एक प्रो टिप देता हूँ मैं आपको, प्रो टिप ये है कि अब मुझे समझ आने लगा है कि किस टाइप से ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर आपके पास टाइम कम बचता है, सब पढ़ो, पढ़ना सब कुछ, कंसेप्ट बुक में हो, स्टडी मटेरियल से पढ़ो, किससे पढ़ो, सब कुछ पढ़ो। टाइम कम बचता है तो मेक श्योर यू डू ऑल द टॉपिक्स दैट हैव पॉइंट वाइज आंसर्स। यस, ये मैंने ऑब्जर्व करी कि आईसीएस जिन भी, मतलब मॉड्यूल के अंदर जिन भी टॉपिक्स में पॉइंट वाइज आंसर्स है, 80% 90% क्वेश्चन तो वहीं से पूछता है। यहाँ पे पैराग्राफ बेस्ड आंसर्स होते हैं ना, वहाँ पे ऐसे कम टेस्टिंग करता है उसकी, या तो एमसीक्यू में या कंसेप्चुअल लेवल पे टेस्टिंग कर लेता है, कभी कभी और बहुत खराब किस्मत रही तो 10 20 30 नंबर का भी आ जाएगा, पर फिर भी मेजोरिटी ऑफ द पेपर जो है ना, वो पॉइंट वाइज जो टॉपिक्स भरे हुए हैं उनसे ही टेस्ट करता है। सो दिस इज अ प्रो टिप जो मेरे एनालिसिस ने समझ के आपको बता पाया। और सिर्फ इतना सा बोलूंगा कि लगना पड़ेगा ऑडिट में, थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, कैजुअली तैयारी मत करना, बहुत डेप्थ में टेस्टिंग हो रही है। एबीसी एनालिसिस वगैरह जो भी आपको फॉलो करना है आप कर सकते हैं। मैंने भी सीए फाइनल स्पेसिफिक वालों के लिए, जिनको भी 40 अचीव करने में दिक्कत आ रही है, एक वीडियो लॉन्च किया था स्पेसिफिकली 40+ लाने के लिए, वो स्ट्रैटेजी वीडियो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। बाकी ऑडिट से अब हम डरेंगे नहीं, जनवरी 26 में इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, और वापस से अटेम्प्ट में हम वापस अटेम्प्ट इसलिए नहीं खाएंगे क्योंकि हम मॉक टेस्ट लिखेंगे। ये प्रॉमिस हम मुझे करके जा रहे हैं, उस वीडियो के एंड तक रुके थे। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में, प्लीज़ आप लाइक करो, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, सब्सक्राइब करो, नंबर्स बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। अभी कोई कमर्शियल फ़ायदा नहीं है इससे, तो बस खुश होता रहता हूँ आप लोगों के कमेंट से ही, और मोटिवेशन मिलता है कि और क्वालिटेटिव कंटेंट आपको देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सीआर क्लियर करवाना है, एटलीस्ट उनको गाइडेंस की कमी ना हो, एक सही अप्रोच में लेके जा सकूँ और रिलेटेबल बात करूँ, कोई मीडियोकर जनरल एडवाइस ना। तो यही मेरा गोल रहता है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, कोई भी आपको कमेंट हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा उस कमेंट का पूरा रिप्लाई करने की। ऑल द वेरी बेस्ट।